नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की, जहां सियासी संकट अभी भी बरकरार है। राजस्थान हाईकोर्ट में बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में आज सुनवाई होगी। इससे पहले कल राजस्थान हाईकोर्ट की बेंच ने स्पीकर सीपी जोशी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। ये याचिका बीजेपी के विधायक मदन दिलावर ने दाखिल की और बीएसपी भी इसमें एक पक्षकार है। याचिका में विलय को अमान्य घोषित करने की मांग की गई है। इस मामले की सुनवाई डबल बेंच में हो रही है। हाईकोर्ट की बेंच ने बीएसपी विधायकों को भी सुबह 10:30 बजे तक जवाब देने को कहा है। अगर बीएसपी विधायकों को अयोग्य करार दिया जाता है तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब जो गहलोत सरकार है उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो बीएसपी है उन्होंने अब एक पिटिशन दोबारा करी है डबल बेंच के सामने। और बीएसपी का कहना है कि जो उनके जो एमएलएज थे उनका जो मर्जर हुआ कांग्रेस में वो सही नहीं था। इसको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ है उनके वकील मिस्टर गर्ग, बहुत सीनियर वकील हैं। गर्ग साहब, ये बताइए कि जो बीएसपी का है पिटिशन वो क्या है, किस आधार पे है, क्योंकि स्पीकर को एक्चुअली राइट्स है इसमें, लेकिन स्पीकर ने तो रिजेक्ट कर दिया है। पहले मैं आपकी बात को थोड़ा सुधारना चाहूँगा। ये पिटीशन नहीं है, ये हमारी अपील है डिवीजन बेंच में, जो लंदन सिंगल जज ने 30 जुलाई 2020 को अभी आदेश किया था, जिसके तहत नोटिस जारी किए थे और स्टे ग्रांट नहीं किया था। उस आदेश को हमने डिवीजन बेंच में अपील के जरिए चुनौती दी है और हमारा माननीय न्यायालय के समक्ष यही निवेदन था कि जो मर्जर का आदेश है 18/9/2019 का, जिसके तहत अध्यक्ष महोदय ने, विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने 6 विधायक जो थे बीएसपी के, उनका जो विलय किया था वो असंवैधानिक होने के कारण निरस्तनीय है। जब तक वो निरस्त नहीं होता उसका इफेक्ट रोका जाए और उसको स्टे किया जाए। अच्छा, तो आप एक्चुअली आज जो आप कह रहे हैं कि आप दोबारा गए हैं, क्योंकि एक बार तो सिंगल बेंच में है, तो आपने कहा है कि आपकी अपील है, तो आप क्या स्टे की मांग कर रहे हैं, यानी कि वो वोट नहीं कर सकेंगे? हाँ, अपील वहाँ पेंडिंग, रिट याचिका हमारी जो है वो तो वहाँ पेंडिंग है। और हमने अपील इस बात के लिए की है कि वो उस ऑर्डर को स्टे किया जाए, जिससे कि 14 तारीख से जो सत्र स्टार्ट होने वाला है, जिसमें वो वोट ना कर सकें। अच्छा, तो बीएसपी का ये है कि जो 14 तारीख का सत्र है उसमें बीएसपी के जो फॉर्मर बीएसपी एमएलएज हैं जो कांग्रेस में है वो वोट नहीं कर सकें। वोट ना कर सकें। वो अगर मर्जर उनका स्टे हो जाता है तो वो वोट करने के अधिकारी नहीं होंगे कांग्रेस के पक्ष में, फिर वेब का पालन करना पड़ेगा बीएसपी का पेपर। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि बहुत ही बड़ी जो ये है, इसका जो गणित है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अगर 6 बीएसपी एमएलए किसी भी तरह से, जैसे वकील साहब ने कहा, अगर उस पर उन्होंने मांग करी है स्टे की, अगर ये मान लिया जाता है तो जो विधानसभा की गणित है उस पर बहुत ज्यादा असर ये पड़ेगा। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो जयपुर में हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह का रुख करते हैं। हर्षा, यहाँ पर 10:30 बजे सुनवाई होनी है राजस्थान हाईकोर्ट में। आज की सुनवाई कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, वो भी तब जबकि पिछले साल सितंबर में 6 बीएसपी के एमएलए उन्होंने कांग्रेस में विलय किया था। अब बीजेपी बीएसपी दोनों ही क्योंकि कोर्ट जा चुकी है। और अभी आपने जो बात की वकील से बीएसपी के, उनको भी हमने सुना। गणित आप समझाएं, विधानसभा का क्या कुछ हो सकता है, क्या मुश्किलें पैदा हो सकती है गहलोत सरकार के लिए? जी बिल्कुल, देखिए जो 200 मेंबर की असेंबली है उसमें अभी फिलहाल कांग्रेस के पास 102 है और वो सूची उन्होंने गवर्नर को भी सौंपी है। उन्होंने ऑफिशियली इस सत्र में फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं की है, लेकिन रणनीति ये बताती है कि अशोक गहलोत इस विधानसभा सत्र में फ्लोर टेस्ट करवाना चाहेंगे। ऐसे में जो 6 पूर्व बीएसपी के एमएलएज हैं जो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, तो उनसे 96 का फिगर आता है उनके बिना, यानी कि वो पूर्ण बहुमत से कम हो जाता है। हाफ पे मार्क भी कम हो जाएगा। हाफ पे अगर किसी तरह से इन पर असर पड़ा या इनको रिस्ट्रिक्ट किया, लेकिन जो ये 6 है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिलहाल जो 102 का फिगर है वो हाफ वे मार्क से सिर्फ 1 ज्यादा है। तो अगर उसमें से अगर आप 6 लोगों को हटा देंगे तो बिल्कुल गणित गड़बड़ा जाएगी। जी बिल्कुल, गणित गड़बड़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा कुमारी सिंह इस पूरी जानकारी के लिए। तो 200 सदस्यों की विधानसभा है, यहाँ पर 194 वो आंकड़ा हो जाएगा अगर ये 6 जो है वोट डालने का इनको अधिकार नहीं रहता है हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद। ऐसे में 194 का आधा देखा जाए तो वो होता है 96 और उससे एक ज्यादा 97 बहुमत का आंकड़ा है। 96 जो है वो रहेगा अशोक गहलोत के पास और 97 कुल टोटल बताया जा रहा है कि बीजेपी और
साथ ही 19 बागी विधायक और 3 इंडिपेंडेंट विधायक अगर मिल जाते हैं तो वो आंकड़ा हो जाएगा 97। ऐसे में मुश्किलें गहलोत सरकार की बढ़ सकती है। कोरोना संकट को देखते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को रांची के रिम्स के डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट किया गया है। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव 2017 से रिम्स के निजी वार्ड में हैं। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर लालू प्रसाद यादव की देखभाल कर रहे डॉक्टर्स ने उन्हें कोरोना से बचाने के लिए रिम्स प्रशासन को एक प्रस्ताव भेजा था। उसके बाद उन्हें बंगले में शिफ्ट कर दिया गया है। बिहार का हाल बाढ़ से बेहद बुरा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा के बाढ़ पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वे किया और उसके बाद मुख्यमंत्री ने आपदा राहत शिविर का मुआयना भी किया और लोगों का दुख दर्द भी जानने की कोशिश की। इस दौरान नीतीश कुमार ने सामुदायिक रसोई का जायजा लिया। माना जा रहा है कि इस बार बाढ़ से बिहार में 14 जिलों के 53 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी के पार्षद सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सद्दाम हुसैन सोशल मीडिया पर महाकाल मंदिर को आतंकवादियों का अड्डा उन्होंने बताया था। कानपुर के कुख्यात विकास दुबे की महाकाल मंदिर में गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद बीएसपी के पार्षद ने विवादित पोस्ट डाला था। भारतीय जनता मोर्चा की तहरीर पर पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पार्षद फिलहाल फरार चल रहे थे। और बात करते हैं अयोध्या की। बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हो गया। भूमि पूजन 12:44 और 8 सेकंड पर प्रधानमंत्री द्वारा संपन्न किया गया। एक भव्य कार्यक्रम यहां पर हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के मुख्यमंत्री, इसके अलावा यूपी की गवर्नर भी यहां पर मौजूद थी। कई साधु संत और देश के कई अन्य वीवीआईपी भी इस कार्यक्रम में हिस्सा रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सदियों का इंतजार पूरा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत एक सुनहरा अध्याय रच रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः जयाय नमः। माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्योतिष के मुताबिक अभिजीत मुहूर्त में 12:44 8 सेकंड पर भूमि पूजन संपन्न किया और ये कहा जा रहा है कि ये मुहूर्त सिर्फ 32 सेकंड का ही रहा। भूमि पूजन स्थल पर राम मंदिर आंदोलन से जुड़े भक्तों की ओर से भेजी गई 9 शिलाएं यहां पर रखी गईं। भूमि पूजन के मौके पर प्रधानमंत्री के अलावा, जैसे कि हमने बताया, तमाम गणमान्य लोग यहां पर मौजूद रहे। और अब हम आपको दिखाते हैं राम जन्मभूमि का गर्भगृह। इसे बहुत कम लोगों ने देखा है। हमारे सहयोगी कमाल खान वहां पर मौजूद थे, वो इसमें शामिल हुए। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। यही वो गर्भगृह है जहां आस्था के मुताबिक भगवान राम का जन्म हुआ था और जहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने शिला पूजन किया है। यहाँ पे यही वो स्थान होगा जहाँ पे भगवान राम की मूर्ति रखी जाएगी। ये मंदिर के सेंट्रल डोम के नीचे का हिस्सा होगा। इस जगह के लिए बहुत लंबे समय तक सामाजिक, सियासी और अदालती लड़ाइयाँ चलती रही हैं, लेकिन बहरहाल अब वो लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई हैं और अब लोग चाहते हैं कि ये मसला ख़त्म हो और हम आगे बढ़ें। ये एरिया जो है उस जगह का ये हिस्सा है जहाँ पे बाबरी मस्जिद का बीच वाला गुंबद हुआ करता था। 1949 में यहीं पे मूर्तियाँ ला करके रखी गई थी और वीएचपी ने दावा किया था और बहुत सारे लोगों की ऐसी हिंदू जनमानस की आस्था थी कि भगवान राम का जन्म उसी स्थान पे हुआ है और इसी स्थान पे वो पैदा हुए हैं, इसलिए यहीं पे उनका गर्भगृह बनना चाहिए यहाँ उनके मंदिर के साथ। तो जो नया मंदिर बनने वाला है उसका गर्भगृह इसी जगह पे बनेगा। ये एक बड़ा पंडाल है जहाँ पे आज यहाँ पे पूजा की गई। ये 67 एकड़ ज़मीन है जो सरकार ने एक्वायर की थी इसी 1992 के बाद 1993 में, लेकिन जब ये मौके पे ज़मीन की पैमाइश की गई है तो 70 एकड़ ज़मीन मिली है। तो ये 70 एकड़ ज़मीन जो है, जो संविधान पीठ है सुप्रीम कोर्ट की, उसने पूरी ट्रांसफ़र की है जिस पक्ष ने मुकदमा जीता है और ये
जो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का ट्रस्ट है उसको ये सौंप दी गई है। ट्रस्ट यहाँ पे मंदिर निर्माण करेगा। बहुत सारे साधु संत चाहते हैं कि 30 एकड़ ज़मीन और यहाँ एक्वायर कर ली जाए ताकि कम से कम 100 एकड़ ज़मीन में यहाँ पे मंदिर भव्य बन सके और बहुत तरह की सुविधाएं जो चाहिए तीर्थयात्रियों के लिए, नागरिकों के लिए, महिलाओं के लिए, पूजा सामग्री की दुकान, लोगों के बैठने के लिए जो पब्लिक कन्वीनियंसेस हैं, हर तरह का इंतज़ाम यहाँ पे हो पाए। अयोध्या में कैमरामैन राजेश गुप्ता, प्रमोद श्रीवास्तव, सौरभ शुक्ला और आलोक पांडे के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। राम मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर हरियाणा के पंचकुला में माता मनसा देवी गौशाला में 5100 दीप जलाए गए। लोगों का कहना था कि 500 साल से चल रहा उनका इंतजार आखिरकार खत्म हुआ है। और वहीं अयोध्या में भूमि पूजन और उसके बाद भी पश्चिम बंगाल के खड़गपुर और मिदनापुर जैसे अलग अलग जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाते रहे। कहीं बाइक रैली निकाली गई तो कहीं मंदिरों में पूजा और जश्न मनाने के कार्यक्रम करते रहे। पश्चिम बंगाल पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने आरोप लगाया कि ये लोग लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें हिरासत में लिया गया है। ओडिशा की बात करते हैं। दूसरे कई राज्यों की तरह ओडिशा भी कोरोना से जंग में प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में कई अस्पतालों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्लाज्मा थेरेपी फैसिलिटी का उद्घाटन किया। ओडिशा में कोरोना संक्रमण के 39,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं, जिसमें 24,483 लोग ठीक हुए हैं। ओडिशा में अब तक कोरोना से 225 लोगों की मौत हो चुकी है। अयोध्या में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भव्य राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया। इसको लेकर देश भर से प्रतिक्रिया आ रही है। इस कार्यक्रम में जैन संप्रदाय की ओर से अयोध्या जैन तीर्थ कमेटी के अध्यक्ष और बड़े जैन संत रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को भी आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम और भूमि पूजन को लेकर जैन संतों की क्या राय है, आपको हम सुनाएंगे। आपको बता दें कि जैन धर्म के मुताबिक अयोध्या जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव समेत 5 तीर्थंकरों की जन्मस्थली रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास अपने आप में देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अयोध्या के अंदर जैन शासन के भी 5 तीर्थंकरों के जन्म हुए और वे इक्ष्वाकु वंशी थे। इसी इक्ष्वाकु वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का जन्म हुआ, जिनसे आज पूरा देश नहीं विश्व परिचित है। भगवान राम के प्रति भी पूरा जैन समाज भक्तिमान है। मैं पुनः आयोजकों को और माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि समस्त जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, जिनके नेतृत्व में कार्य स्वर्णिम अक्षरों में लिखने लायक हो रहा है, मैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना और साधुवाद देता हूँ।